स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 के बारे में। ठीक है, FUTP इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये बेसिक कारण इसका ये है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोका जा सके। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जो कोई भी वैसे कैसे अनड्यू एडवांटेज लेते हैं या फिर कुछ भी सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड गलत करते हैं ना, तो ये अपना बनाया उसके लिए बनाया हुआ है रेगुलेशन, ताकि उनसे बचा जा सके या फिर उनको रोका जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिक बात बताई हुई है, दो पॉइंट है। फिर जेनेसिस एंड बैकग्राउंड मतलब एक तरीके से क्या बैकग्राउंड था, ये कैसे लाया गया और क्यों लाया गया। रीड ओनली है ये सारा तो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है, एक्सेप्शन और फ्रॉड के बारे में बताया हुआ है। तो ये फ्रॉड की जो डेफिनेशन है ना, ये पूरा पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट कर लेना। और प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, तो ये डीलिंग में ही रोक लगा दी कि भैया तुम सिक्योरिटी में डील ही नहीं कर सकते। रेगुलेशन 3 इसकी बात कर रहा है और इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 4 भी इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेगुलेशन 4 इंपॉर्टेंट अगेन। रेगुलेशन 5 है पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, कर सकते हैं। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है, पर क्या बोलते हैं ये सेबी मेरे हिसाब से 11th चैप्टर में ये आने वाला है, आ चुका है सेबी LODR रेगुलेशन ना, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, देख लेंगे एक बार क्या बोल रहे हैं इसमें। रेगुलेशन 6 इसकी बात कर रहा है। बाकी फिर है रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 8 ड्यूटी ऑफ कॉर्पोरेटिव कोऑपरेट। फिर रेगुलेशन 9 है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द बोर्ड इफ इन्फोर्समेंट बाय सेबी एक्शन विच मे बी टेकन बाय द सेबी। ये सब रीड ओनली, मतलब रीड ओनली नहीं कहूँगा, पर बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी में से आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। आगे है सस्पेंशन और कैंसलेशन और ऑफ रेगुलेशंस रजिस्ट्रेशन, सॉरी, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेगुलेशन 12 है, अगेन ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर सकते हो आप। और बस इतना सा ही कंटेंट है, कंटेंट बहुत लिमिटेड है, तो अपना उस हिसाब से एक बार लेके ख़त्म करते हैं। आधा पौन घंटा लगेगा लगभग, तो ख़त्म करते हैं फटाफट। सेबी प्रोहिबिशंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बेसिक अपने को नाम से तो समझ में आ ही गया। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द सेबी FUTP रेगुलेशन 2003 enables SEBI to investigate into cases of market manipulation and fraudulent and unfair trade practices. This regulation empowers SEBI to investigate into violation committed by any person, including an investor, issuer, or an intermediary associated with the securities market. ठीक है, तो ये अपना बस 2 लाइन थी। जेंसेस ऑफ एंड बैकग्राउंड रीड ओनली है, एक बार पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, SEBI Act 1992 prohibits fraudulent and unfair trade practices relating to securities market. However, SEBI Act does not prescribe or specify as to which practice which would be considered to be fraudulent and unfair trade practices. While the fraudulent and unfair trade practices are commonly understood, it was felt that these practices be defined specifically to provide clarity amongst the intermediaries, issuer, investors, and other connected person in the security market about the practices that are prohibited, fraudulent, or unfair. ठीक है, फिर ये कुछ लाया, ड्राफ्ट लाए। और द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस रेगुलेशन देयर वर दैट अ मार्केट विल फंक्शन एज अ एफिशिएंट मार्केट ओनली if those seeking to disturb its equilibrium and those seeking to generate false signals shall be prohibited from the doing so, and wrongdoers shall be punished. In May 2022, SEBI proposed to review the entire fraudulent and unfair trade practices regulation. After review, the SEBI came out with SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to security market regulation 2003 on 17th July 2003। तो बस ये एक बार डेट ध्यान रखना, और बेसिक मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया। बाकी एक बार ये बस पढ़ लेना, ठीक है, ताकि क्या होता है कई बार कि ये पढ़ के थोड़ा सा चैप्टर के बारे में तो पता है चलता ही है, और एग्जाम में जब आप लिख रहे होगे ना तो भी कुछ इस चीज़ से काम आता है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं आप। डेफिनेशन में सबसे पहली है डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। Dealing in security includes an act of buying, selling, subscribing pursuant to any issue of any security or agreeing to buy, sell, or subscribe to any issue of any security or otherwise transaction in any way in any security by any person, including a principal agent intermediary, referred to Section 12 of the SEBI Act. Such acts which may be knowingly designed to influence the
डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, मतलब ऐसी हरकत जिससे आपकी मतलब शेयर्स में लोग खरीदें वो इन्फ्लुएंस हो सकें, वो उसको भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ में ही माना जाएगा। देखो, सच एक्ट विच मे बी नोइंगली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी, ताकि ऐसा उस तरीके से उसको बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करें या फिर उसको छोड़ के चले जाएं, तो वैसा कुछ होता है तो उसको भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ में ही काउंट करा जाएगा। फिर है एनी एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कैरी आउट द अफॉरमेंशन्ड एक्ट्स। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस वगैरह भी आप अगर प्रोवाइड करते हो टू कैरी आउट द अफॉरमेंशन्ड एक्ट्स, मतलब ऊपर वाले जो एक्ट्स हैं अगर उसको प्रोवाइड करते हो, मतलब असिस्टेंसी भी आप प्रोवाइड करते हो ना कि हाँ तू ऐसे कर, तो भी उसको उसमें ही माना जाएगा डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो बस ये पढ़ लेना, पहला वाला पेज तो सिंपल ही है। आगे देखते हैं, फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है। रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज नंबर सी, फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्सप्रेशन, ओमिशन और concealment committed whether in a deceitful manner or not by a person or by any other person with his convenience or by his agent while dealing in securities in order to include another person or his agent to deal in securities, whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any law or any loss and shall also include। ठीक है जी, देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, फ्रॉड इंक्लूड्स क्या क्या, एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन और कंसीलमेंट, AEOC। ठीक है, एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन एंड कंसीलमेंट आती हैं उसके अंदर। कमिटेड वेदर वो जानबूझ के किया हो या फिर ऐसे ही किया हो, डिसाइडफुल मैनर और नॉट बाय पर्सन, मतलब उस पर्सन के द्वारा भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन विद द कन्वीनियंस ऑफ बाय, मतलब एजेंट वगैरह के थ्रू भी हो सकता है जो कि डील कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में, इन ऑर्डर टू इंड्यूस अनदर पर्सन और हिज एजेंट टू डील इन सिक्योरिटी वेदर और नॉट। हाँ ठीक है, ये जो डीलिंग और ये है ना, इंड्यूस अनदर पर्सन, यानी कि झांसे में फंसाने के लिए। ठीक है, आप एजेंट के थ्रू या किसी के भी थ्रू वो कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हो, इन एनी रॉन्गफुल गेन और अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉस, ताकि आप किसी लॉस से बच सको। अगर किसी और को क्या बोलते हैं, आप ऐसे बोल रहे हो कि तू ये खरीद और ये इसका माल शेयर बढ़ने वाला है, और आपने उस शेयर्स को पहले से ही खरीद रखा है। अब वो जब 10-12 लोगों को बोल दिया, अब उन लोगों ने खरीदे, अब शेयर में तो कोई दम था नहीं, शेयर गिरने वाला था, पर आपने उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जब उन लोगों ने तो पैसा लगा लिया, आप अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए और शेयर का भाव नीचे आ गया, क्योंकि वो शेयर वैसे ही टूटने वाला था, गिरने वाला था, या जो भी रहे, कोई शेयर में की वो थी नहीं, दम था ही नहीं, तो वो गिरने ही वाला था। पर उस गिरने से पहले आपने उसको बोल दिया कि ये बढ़ेगा और अपना प्रॉफिट बुक करके तुम निकल गए, तो दैट इज़ क्या बोलते हैं, रॉन्गफुल गेन। और क्या बोला, अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉस एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड, अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉस, मतलब अगर पैसा बचाना भी एक तरीके से वही होता है, पैसा कमाना। ठीक है, पर यहाँ पे आप कमा किस वजह से रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो, तो झांसे में फंसा के ऐसा कुछ आपने किया, तो दैट इज़ फ्रॉड। और इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन, सजेशन, गलत तरीके से कि भैया देख ऐसे ऐसे होने वाला है, सजेशन, एक्टिव कंसीलमेंट, एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एन फैक्ट बाय पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट यानी कि आप ना बताने की कोशिश कर रहे हो कि देख ऐसा ऐसा होने वाला है, बिलीव ऑफ दैट फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ दैट फैक्ट। ठीक है, कंसीलमेंट यानी कि एक तरीके से झूठ बता रहे हो कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, आप उसको ऐसा साबित कर रहे हो कि मेरे को सब पता है, पर असल में कुछ नहीं होता है वैसा। ठीक है, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब प्रॉमिस तो कर रहे हो, इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की वो प्रॉमिस को। रिप्रेजेंटेशन मेड इन रिकलेसनेस और केयरलेसनेस, वही सभी है। ओमिशन, डिसेप्टिव बिहेवियर, मतलब अपना डिसेप्टिव बिहेवियर बाय डिप्राइविंग अनदर ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट और फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आती हैं फ्रॉड के अंदर। सिक्योरिटी लॉ फ्रॉड इंक्लूड्स, अब ये शॉर्ट में बताया हुआ है, देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और ट्रुथ, मतलब कंसीलमेंट यानी कि छुपाने की कोशिश करना। सजेशन ऑफ फैक्ट विच आर नॉट ट्रू। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है बाय अ पर्सन हु नोज द फैक्ट, मतलब एक्टिव कंसीलमेंट, हाँ ठीक है, नोज द फैक्ट मतलब उसको तो पता है क्या होने वाला है, पर वो झूठ बोल रहा है सामने वाले को। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। रिप्रेजेंटेशन मेड इन अ रेकलेस और केयरलेस मैनर। ओमिशन विच लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स फ्रॉडुलेंट, ओमिशन में तो पहले ही ऊपर आ गया था ना, वो स्पेशली बोल रहा है लॉ कि ये फ्रॉडुलेंट है। डिसेप्टिव बिहेवियर,
deprive people informed consent, full participation, false statement without reasonable grounds of being true, misinformation affecting the market price of security. ठीक है. एक्सेप्शंस टू फ्रॉड. अब ये एक्सेप्शंस आ गई फ्रॉड की. इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टन एक्सेप्शंस टू फ्रॉड एंड स्टेट्स दैट नथिंग कंटेन इन द क्लॉज शेल अप्लाई टू एनी जनरल कमेंट्स मेड इन गुड फेथ. गुड फेथ में अगर कुछ होगा तो दैट इज नॉट फ्रॉड. इन रिगार्ड टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ट्रेंड्स इन द सिक्योरिटी मार्केट और एनी अदर मैटर ऑफ अ लाइक नेचर. ठीक है, तो दैट इज इन गुड फेथ. तो अपना आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हो रही है, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, या फिर ट्रेंड्स इन द सिक्योरिटी मार्केट, या कोई भी अनदर नेचर ऑफ लाइक नेचर, इसके बराबर का कोई भी अगर नेचर हुआ पर वो गुड फेथ में, तो दैट इज़ नॉट फ्रॉड. इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी मीन्स एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेबी टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 11C ऑफ द सेबी एक्ट. ठीक है, बस इतना सही था. आगे देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज़. यहाँ पे प्रोहिबिशन कर दी डीलिंग में, सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करने के लिए प्रोहिबिट किया है. रेगुलेशन 3 इंपॉर्टेंट है. नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय, सेल, अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज़ इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, यूज और एम्प्लॉय any manipulative or deceptive device in connection with issue, purchase or sale of any security listed or proposed to be listed in a recognized stock exchange in contravention of the provision of the act or the rule or the regulation made thereunder. Employ any device, scheme or artifice to defraud in connection with, मतलब उसको आप रिप्रेजेंट ही ऐसे कर रहे हो, आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विथ डीलिंग इन और इशू ऑफ सिक्योरिटी विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. engage in any act, practice, course of business which operates or would operate as fraud or deceit upon any person in connection with any dealing in or issuing of securities which are listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange in contravention of the provision of the act and the rules on the regulation of thereunder. ठीक है, तो ये सब आता है प्रोहिबिशन में. मतलब आप ये वाले लोग डील नहीं कर सकते डायरेक्टली, जो भी फ्रॉड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के तौर पे देखो एक चीज़ बताई हुई है. रमेश इज़ वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव with company ABC Limited. He issued to receive instruction from Piyush, who is managing director of ABC Limited. Based on the said instructions, Ramesh used to trade on behalf of Piyush. क्या बात है, देखो Ramesh indulged in front running by the using information received from Piyush for trading in some script and square of trades along with trades of Piyush फॉर मेकिंग रॉन्गफुल गेन. ठीक है, इसको आप इनसाइडर ट्रेडिंग में भी लेकर आ सकते हो. ठीक है, तो ये फ्रॉड हो गया. एक्स ब्रॉट, ठीक है, एक्स बॉट शेयर्स इन एडवांस ऑफ ABC कंपनी बेस्ड ऑन द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. वही अपना प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन UPIC, और अपन को जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एक्स ब्रॉट shares in advance of ABC company based on price sensitive information received from the employee of XYZ and later sold those shares of ABC company to XYZ company for profit. फ्रंट रनिंग. ठीक है, प्रॉफिट के लिए आप कुछ गलत यूज़ कर रहे हो, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हो जो भी आपको मिली है, तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड. इनसाइडर ट्रेडिंग का ही पार्ट है ये, मतलब गलत ही हो गया ना, आप गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो. प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मैल्यूमिलेशन और ये सब में आता है ये सब. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. रेगुलेशन 4 इसकी बात कर रहा है. रेगुलेशन 4 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल इंडल्ज इन अ फ्रॉडुलेंट और एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन सिक्योरिटीज. कोई भी नहीं कर सकता. Any dealing in security shall be deemed to be manipulative, fraudulent or unfair trade practices if it involves any of the following: knowingly indulging in any act which create false or misleading appearance of trading in the security. आप कुछ गलत तरीके से या फिर मिसलीडिंग करने के लिए, किसी को भटकाने के लिए वो कुछ कर रहे हो. नोइंगली इंडल्ज यानी कि उसमें जानबूझ के कर रहे हो, तो वो आ गया इसमें रेगुलेशन 4 के अंदर आ गया और वो ट्रेड नहीं कर सकता. डीलिंग इन सिक्योरिटीज नॉट इंटेंडेड टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप बट इंटेंडेड टू ऑपरेट ओनली as a device to inflate, depress or cause fluctuations in the price of such security for wrongful gain or avoidance of loss. मैंने जो पहले बताया वही है, सिंपल. इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग मतलब झांसे में लाना. Inducing any person to subscribe to an issue of the security or fraudulently securing the minimum subscription for the issue. ये भी मैंने अपने पहले बात कर चुके हैं अपन. Inducing any person for dealing in any security for artificially inflating, depressing, maintaining or causing fluctuation in the price of the security.
एनी एक्ट और ओमिशन अपाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, वही सिंपल सेम पेज पे ही चल रही है चीज़ें, बस थोड़ा सा उसको अलग अलग कर दिया। वो था अपना सिर्फ प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़, यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और फ्रॉड की डेफिनेशन में अपन ने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो इसलिए अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। एनी एक्ट और ओमिशन ओमिटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द, ये कोई एक्ट ही आप ओमिशन का कर रहे हो तो डायरेक्टली मना कर दिया, तो फ्रॉडुलेंट में आ गया वो तो। एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब वही प्रॉमिस कर रहे हो पर प्रॉमिस पूरा नहीं करने वाले आप, ठीक है। नोइंगली पब्लिश और कॉजिंग टू पब्लिश अ रिपोर्ट, ठीक है, ये भी आप गलत तरीके से और गलत इंटेंशन से कर रहे हो। देखो, रिपोर्ट अ पर्सन डीलिंग इन सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी और दिस इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह है, मर्जर एक्वाइजिशन के बारे में है, विच इज़ नॉट ट्रू और विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू प्रायर टू बी और कोर्स ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटी। दूसरा पॉइंट है सेलिंग, डीलिंग और प्लेजिंग ऑफ स्टोलन, काउंटरफिट और फ्रॉडुलेंटली इशूड सिक्योरिटी वेदर इन फिजिकल और डीमटेरियलाइज फॉर्म, ठीक है, गलत तरीके से लिया हुआ है, अब उसको बेचने की या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। डिसएमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन और डिवाइस एडवाइस थ्रू एनी मीडिया, मतलब मीडिया के थ्रू, कई लोग होते हैं, टिप्स वाला नहीं होता कि आप टेलीग्राम के काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह बने हुए हैं कि आपको हम टिप देंगे और उस हिसाब से आप उस शेयर के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा एक को ही होता है, बाकी फिर उसी को चलाते जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, और मतलब दैट इज़ नॉट गुड, और नहीं कर सकते उसको। Disseminating information or advice through any media which the disseminator knows to be false or misleading in a recklessness or carelessness manner and which is designated to or likely to influence the decision of investors dealing in security। आप बढ़ावा ही दे रहे हो ना कि हाँ भैया देख ये हमारा फ़ायदा हुआ था तेरा भी होगा, पर होता नहीं है। knowingly planting false or misleading news which may induce sales or purchase of security, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप किसी को, मिसलीडिंग न्यूज़ दे रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। मिस सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी और सर्विस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है जी, तो ये सब आ गया रेगुलेशन 4 में। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश इज एम्प्लॉयड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द XYZ लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। द ऑडिटर रेज्ड अ suspicion regarding the auditor raised a suspicion regarding the veracity of the financial statement of the company. The share price of the company had gone up due to the misstatement. Hence, Suresh has violated the provision of section 12A, काफ़ी सारे उसने सेक्शंस का वायलेट किया, ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रीड विद रेगुलेशन बहुत सारी हैं। फिर उसको भी मतलब फिर वो सस्पिशियस है, ऑडिटर ने बोल दिया कि यार इसमें कुछ गलत है, और पता चला कि इसने सुरेश ने काफ़ी सारे उल्लंघन किए हुए हैं और मिस स्टेटमेंट शो करी हुई है, तो दैट विल बी इन रेगुलेशन 4। The company VCL came out with an initial public offer of 10 lakh equity shares of rupees 10 each, which was subsequently listed on a Delhi Stock Exchange, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India Limited. The company has issued the misleading advertisement, hence the company has violated the provision of Regulation 456 of the PFUTP Regulation 2003। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करिए तो फिर वही आ गया अपना रेगुलेशन 456 आ गई उसमें। देखते हैं आगे रेगुलेशन 5 क्या बात कर रहा है। पावर ऑफ द सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, वेयर द सेबी द चेयरमैन द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हियर एंड आफ्टर रिफर्ड टू एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी आर डील्ड इन द मैनर डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर्स के हित में नहीं है वो चीज़, तो वो फिर अपना सेबी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। Any intermediary or any person associated with the security market has violated any of the provision of the act and the rules and the regulations. It may be at any time by the order in writing direct by any person hereinafter referred to an investigating authority specified in the order to investigate the affair of such intermediary or person associated with the security market or any other person to report therein to the SEBI in the manner provided in section 11C2 of the SEBI Act। मतलब ठीक है, वही बात करी हुई है रेगुलेशन 5 में। पावर मिलती है सेबी को कि वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं, और एक और क्या आंसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी से करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रेगुलेशन 6 पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की। अब ये आता है सेबी के 11C में। तो अपन अगर बात कर चुके होंगे, मतलब बात तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी, पर ठीक है एक बार देख के खत्म करते हैं। टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन दिस
स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट, इंटरमीडिएटी एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है, मतलब ले सकता है, मंगवा सकता है। इंस्पेक्ट एनी बुक्स और रजिस्टर और डॉक्यूमेंट टू रिक्वायर एनी इंटरमीडिएटी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, वो मांगेगा तो आपको देनी पड़ेगी। टू कीप इन हिज कस्टडी, वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए अपने पास कस्टडी में रख सकता है। एग्जामाइन ओरली, वो ओरल एग्जामिनेशन भी कर सकता है, पूछताछ भी कर सकता है। एग्जामाइन एंड ओथ, शपथ भी दिलवा सकता है कि जो मैं कहूँगा, सच के सिवा नहीं कहूँगा, ये तू बोल। ठीक है, फिर कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, अपना ठीक है बैंक के पास भी जा सकता है और सारी रिकॉर्ड्स वगैरह पूछ सकता है, जांच पड़ताल कर सकते हैं हर जगह जाके। रिस्पेक्ट इन एनी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, टू मेक एन एप्लीकेशन टू द जज ऑफ द डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर फॉर द सीजर ऑफ एनी बुक्स अकाउंट्स रजिस्टर। अगर उसको लगता है कि ऐसा जरूरी है तो फिर वो डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास जाके अपना सीजर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। टू कीप इन इट्स कस्टडी, फिर जो वो सीज किया होगा तो उसको कस्टडी में भी अपने रख सकता है। ठीक है अपना, और उसके ऊपर ना प्लेस आइडेंटिफाइड मार्क, मतलब मार्क भी अपने तरीके से चिन्ह लगा सकता है। ये सब पे अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें कई बार पूरी जब बुक देखते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हाँ ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो फिर आगे बढ़ना ही उचित रहता है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन ने। एवरी सर्च और सीजर मेड अंडर द रेगुलेशन शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द CPC relating to search and seizure made under the code। ठीक है जी, आगे देखते हैं। रेगुलेशन 7 छोटी सी है। रेगुलेशन 7 हैज़ बीन ओमिटेड एंड मर्ज्ड विद रेगुलेशन 6 एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 7 अमेंडमेंट डेटेड 5 जनवरी 2022। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज विद द प्रायर अप्रूवल, तो वही रेगुलेशन 6 में ही आ गई है। जो रेगुलेशन 7 थी ओमिट करके रेगुलेशन 6 में उसको मर्ज कर दिया गया। अब आगे आता है रेगुलेशन 8, ड्यूटी टू कोऑपरेट। ठीक है, आपको भी सामने से हमने अगर पूछा, हमने बोला कि भैया ये लॉकर की चाबी है और खोलो इसको, अब बोल रहे हो कि नहीं इसकी चाबी तो नहीं है, तो वो नहीं करना है, आपको बताना है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट टू whom एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड टू प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बुक्स अकाउंट, जो भी वो मांगेगा देना पड़ेगा पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के लिए। टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पर्सनली, उसको पर्सनली वहाँ पे जाके एक व्यक्ति को रहना पड़ेगा, अगर वो कुछ भी पूछता करता है तो वो बताने के लिए या फिर अपना गाइड करने के लिए, हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को वो अपना बताएंगे। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और बाकी सारे एम्प्लॉय वगैरह जो भी है, टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस टू बी द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम ऑल द बुक्स रजिस्टर, और ये सब देना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये सब की भी ऑब्लिगेशन आ गई। सच पर्सन शैल अलाउ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी extend to the investigating authority reasonable facilities reasonably required for the purpose of the investigation, provide such investigating authority such any books accounts records opinion of the investigating authority जो भी लगेगा उनको relevant and investigation, or for the case may be allow him to take out computer out prints। ठीक है, कंप्यूटर आउट प्रिंट्स भी निकाल के वो लोग रख सकते हैं या जांच पड़ताल कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें ही हैं जो अपन ऑलरेडी हर जगह देख चुके हैं ना, यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आगे आगे करता जा रहा हूँ। तो एक आपको थोड़ा सा अगर रिवीजन वगैरह के लिए देखना हो तो आप 40 मिनट्स की लगभग ये वीडियो वो फ्री हो गया अपना लगभग। तो ठीक है जी, आधे घंटे के अंदर की वीडियो है ये, तो मेरे को नहीं लगा था कि इतना छोटा चैप्टर है। ठीक है जी, चलिए। हाँ, रेगुलेशन 8 अपन ने देख ली। रेगुलेशन 9 देख रहे हैं, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द बोर्ड। आपको सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट बोर्ड को। देखो एक मिनट, अपन ने सारा कुछ देखा ना, कोई छोड़ा तो नहीं अपन ने, ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। ठीक है जी, चलो। रेगुलेशन 9, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द बोर्ड। Regulation 9, the investigating authority shall, on completion of investigation, after taking into account all the relevant facts, submit a report to the appointing authority। investigating authority को जो भी लगता है कि हाँ ये सब investigation के लिए completion हो गया, ये सारी चीज़ें, तो अब वो accounts वगैरह appointing authority को देने पड़ेंगे। However, the investigating authority may submit an interim report pending completion of interim मतलब बीच की, in between the report आप दे सकते हो, completion of investigation of its considered necessary in the interest of the investors and the security market or as directed by the appointing authority। Regulation 10, if SEBI is satisfied that there is a violation of these regulation and after giving a reasonable opportunity of hearing to the person concerned as अपना may issue direction to take action। Further, the SEBI may, in the interest of the investors of the security market and the security market, dispense with the opportunity of pre-decisional hearing by recording reasons in writing and shall give an opportunity of post-decisional hearing
टू द पर्सन कंसर्न एज एक्सपीडिशली एज पॉसिबल। ठीक है जी, ये सेबी की भी बात कर दी यहाँ पे कि आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आप देनी पड़ेगी सामने वाले को, और सेबी को अगर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स और ये क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के हित में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं तो फिर उसको पनिशमेंट भी लगेगी। अपॉर्चुनिटी तो भले देंगे ही, और एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन 11 बात कर रहा है किसकी, एक्शन विच मे बी टेकन बाय द सेबी। ठीक है, तो ये सेबी के अपना 11(4) में वो बात करी हुई है अपन ने ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी एक बार देख के अपन खत्म कर लेते हैं। सेम ही चीज़ें देखो, द सेबी में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द इन्वेस्टर्स of investors and the security market issue or take any of the following actions or directions either pending investigations or inquiry or or on completion of such investigation or inquiry, namely suspend the trading, restrain person from assessing the security market, suspend any office bearer, impound and retain the proceeds, direct an intermediary, ये एक बार देख लेते हैं, डायरेक्ट एंड इंटरमीडियरी क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट एंड इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज और टू एलिनेट। ठीक है, आप अपने से अलग नहीं कर सकते, एलिनेट का मतलब होता है अपने से अलग करना, तो अपने से अलग वगैरह नहीं कर सकते, अपने पास ही रखनी पड़ेगी वो चीज़ को, और उसके लिए जो भी कुछ लगेगा तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कुछ कर सकती है, अब चिन्ह वगैरह लगा सकती है या जो भी कुछ रहे अपने पास सीज कर सकती है, अटैचमेंट वगैरह कर सकती है। ठीक है, रिक्वायर द पर्सन कंसर्न, बातचीत करके और वो सब उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोहिबिट द पर्सन कंसर्न, प्रोहिबिट भी कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए या कुछ भी डिस्पोज ऑफ वगैरह करने के लिए। 8वां पॉइंट है फिर, direct the person concerned to dispose of any such security acquired in contravention of this regulation in such manner as the board may deem fit for restoring the status quo ante. Any final order passed shall be put on the website of the SEBI। ठीक है जी, सिंपल ही है, अपन पढ़ ही चुके हैं ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं रेगुलेशन 12, लास्ट रेगुलेशन है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। द सेबी में by an order for reason to be recorded in writing in the interest of the investors and securities market take the following actions against an intermediary, ले सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडियरी के खिलाफ, एक मिनट, the SEBI may by an order for reason in writing record in writing in the investors and investor and security market take the following action against an intermediary। ठीक है जी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, इशू अ वार्निंग और सेंशर, सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरमीडियरी और कैंसल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरमीडियरी। उनकी गलती की वजह से भी अगर कुछ दिक्कत होती है या फिर कुछ फ्रॉडुलेंट चीज़ें होती हैं तो फिर इंटरमीडियरी को भी उसका कैंसिल कर दिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन या जो भी कुछ भी उसकी हित में पावर रहेंगी वो उससे ली जा सकती है। तो इसी के साथ अपन ने एक और चैप्टर खत्म कर दिया है। एक अगला चैप्टर है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन, ये एक बार देख लेते हैं कितना है, तो अगर हुआ तो ये भी ख़त्म कर देते हैं, है तो यार ठीक है, अच्छे खासे पेज हैं देख लेते, नहीं तो इसको कल ले लेंगे ओके जी, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।